नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 3 जिसका पहले भाग का प्रकरण है पादप जगत, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पादप जगत जैसा कि हम जानते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पादप इसी जगत में रखा गया है और इसे प्लांटी जगत या वनस्पति जगत भी कहते हैं। इस प्रकरण में हम प्लांटी जगत के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ये शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सारे पादपों के अलग अलग आवास, अलग अलग जलवायु और वर्गन के अनुसार बनाए गए अलग अलग समूह हैं, जिनमें सभी को अलग अलग रखा गया है क्योंकि आपस में इनमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है आवास के अनुसार और इनकी अंदर की बाहर की आकारिकी, आंतरिक शारीरिकी या जो भी इनके विशेषता हैं उनके अनुसार इनको अलग अलग समूह में बांटा गया। पहला है शैवाल। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड, सोपोसी तथा मुख्यतः जलीय, जिसमें अलवणीय, जलीय, समुद्री दोनों ही प्रकार के जीव होते हैं। यानी शैवाल के जो पादप होते हैं या जो शैवाल हैं ये सरल होता है, थैलॉइड संरचना है, इसमें न कोई जड़ें होती है, न तना होता है, न पत्तियाँ होती हैं। जैसा कि हम एल्गी को देखते हैं, ये बिल्कुल जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है, नमी ज़्यादा है, वहाँ एक ग्रीन सी परत बन जाती है, उसे हम शैवाल कहते हैं। और ये अलवणीय और समुद्री, अलवणीय यानी मीठा पानी, समुद्री यानी खारा पानी, इन दोनों जलीय आवासों में ये क्लोरोफिल युक्त, क्योंकि हरा रंग का होता है इसलिए क्लोरोफिल युक्त, सोपोशी है क्योंकि अपना भोजन खुद बनाता है, इन आवासों में पाया जाता है। ये अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थर, जहाँ नमी ज़्यादा है ऐसे पत्थरों की भूमि, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। और लकड़ी जहाँ नमी ज़्यादा होती है ऐसी लकड़ी में और ऐसी नमी युक्त मिट्टी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक यानी लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। लाइकेन के बारे में आपने सुना है कि लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है। उसी प्रकार प्राणियों के सहजीवी संबंध में भी ये स्लॉथ, रीछ इसके साथ भी पाए जाते हैं। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है, यानी अलग अलग इनके आकार होते हैं और माप होता है। ये कॉलोनीय संरचना के रूप में वॉल्वॉक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पोर वगैरह इस प्रकार के हो सकते हैं। यानी कॉलोनी का मतलब ग्रुप में, समूह में रहते हैं, जिसका उदाहरण है वॉल्वॉक्स, जिसके डायग्राम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और तंतुमय फीतेनुमा संरचना, जिसका उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और स्पायर वगैरह। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कैल्प, ये बहुत ही विशालकाय शैवाल होते हैं और समुद्री शैवाल कहलाते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन करते हैं। अब इन विधियों से ये अपना जनन करते हैं, कायिक विधि द्वारा, अलैंगिक विधि द्वारा और लैंगिक विधि द्वारा। कायिक जनन जो करते हैं ये विखंडन विधि द्वारा करते हैं और इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। विखंडन का मतलब शैवाल के भाग बनते हैं, टुकड़े बनते हैं और प्रत्येक टुकड़े, प्रत्येक खंड से नया थैलस, नया शैवाल बन जाता है। थैलस यानी पूरा इसका जो पादप भाग है ये थैलस कहलाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। अलैंगिक जनन के लिए अलग अलग प्रकार के बीजाणु होते हैं और सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर कहलाते हैं। इन बीजाणुओं को जूस्पोर कहते हैं। इनमें कशाबिक यानी फ्लैजिला यानी धागेनुमा संरचना पाई जाती है और इसी कारण ये चलायमान होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के साथ जा सकते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। पौधे का मतलब ये जैसे अंकुरित होते हैं बीजाणु तो इनसे शैवाल बन जाते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत ये दो युग्मक संगलित होते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक। लैंगिक जनन का अर्थ यही होता है कि नर तथा मादा युग्मक का मिलना। ये युग्मक कशाबिक युक्त यानी फ्लैजिला युक्त और
माप में समान हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। कशाभिका युक्त होने के कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स, अथवा फ्लैजिला विहीन भी हो सकते हैं लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। फ्लैजिला यानी धागानुमा संरचना नहीं होगी, कशाभ नहीं होगा। जैसे उदाहरण है इसका स्पायरो वगैरह। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं, यानी समान आकार वाले युग्मक, एक जैसे युग्मक, दिखने में आकार एक जैसा है, माप एक जैसा है, ऐसे युग्मकों का परस्पर मिलना समयुग्मकी जनन कहलाता है। जब विभिन्न माप वाले दोनों युग्मक संकलित होते हैं तो इसे असमयुग्मकी जनन भी कहते हैं। तो समयुग्मकी और असमयुग्मकी जनन के बारे में ध्यान करिएगा। असमयुग्मकी का उदाहरण है यूडोराइना और समयुग्मकी का उदाहरण है स्पायरोगायरा। ध्यान करिएगा। अब है कुछ स्पीसीज विषमयुग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर सकता, उसे अचल या स्थैनिक कहते हैं, यानी एक स्थान पर स्थिर रहता है। ऐसे मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक और संग्रहित होता है, जैसे वॉलवॉक्स और फ्यूकस। वॉलवॉक्स और फ्यूकस के अंदर ऐसा ही होता है जनन के दौरान, जिसमें मादा युग्मक तो अचल है यानी चल नहीं सकता, लेकिन नर युग्मक छोटा होता है और वो गति करता हुआ इससे आगे संग्रहित हो जाता है, फ्यूजन करके और निषेचन क्रिया करता है, जिससे नया थैलस का निर्माण होता है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण का अर्थ यह होता है कि जितनी CO2 वातावरण में विद्यमान है, ये CO2 वातावरण को दूषित करती है। इस CO2 को स्थिर करके और इसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने का सर्वाधिक जो कार्य करता है वो शैवाल समूह करता है। और शैवाल लगभग जो वातावरणीय CO2 है उसका आधा भाग शैवालों के द्वारा स्थिर होता है और फिक्स होता है, फिक्सेशन कहते हैं इसे। प्रकाश संश्लेषित जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हम जानते हैं कि पौधे भोजन बनाते हैं, शैवाल भी भोजन बनाते हैं और बदले में ये CO2 लेकर वातावरण से उसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वातावरण में मुक्त करते हैं, जिससे आसपास में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। जैसा कि हम जानते हैं शैवाल जल में ज़्यादातर पाए जाते हैं और जलीय प्राणियों के लिए यही भोजन का कार्य करते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक का मतलब ये हुआ कि ये CO2 के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हुए और ये भोजन जो जलीय प्राणी हैं उनको उपलब्ध कराते हैं, इसलिए प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, यानी प्रथम रूप से भोजन का उत्पादन यही करते हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम, इसकी बहुत सी जातियाँ स्पीसीज जो समुद्र की 70% या 70 स्पीसीज में से है जो भोजन के रूप में उपयोगी जाती है। यानी ऐसी 70 जातियाँ हैं जो समुद्र में भोजन के रूप में उपयोग आती है। इसका उदाहरण है पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। आगे देखिएगा, कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन लाल शैवाल से उत्पादन करते हैं। यानी समुद्र में रहने वाले भूरे कलर के शैवाल, लाल कलर के शैवाल बहुत ही अधिक मात्रा में कैरागिन जो लाल शैवाल से उत्पन्न करते हैं, जिसका व्यावसायिक उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। यानी व्यवसाय के रूप में इसका अत्यधिक उपयोग होता है। जेलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में करते हैं। ये इसके उपयोग हैं। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ये ऐसे शैवाल हैं जिनसे एगार प्राप्त होता है और एगार को बायोटेक के अंदर सूक्ष्म जीवों के संवर्धन या टिश्यू कल्चर के लिए और एक पोषक पदार्थ के रूप में उपयोग में लिया जाता है और इसी से आइसक्रीम भी बनती है और जेली भी बना सकते हैं। क्लोरेला और स्पिरुलिना
ये एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जिनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, ये भी ध्यान करिएगा। क्लोरेला और स्पिरुलिना ये एक कोशिकीय शैवाल होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में ज़्यादा समय जो यात्री होते हैं वे अपने साथ किसी प्रकार की खाद्य सामग्री अलग से और बड़े रूप में नहीं ले जा सकते, तो उनके लिए शैवालों के ये अंश प्रोटीन के रूप में अपने साथ ले जाते हैं, जिससे भोजन के रूप में उपयोग में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्लोरोफाइसी इसके सदस्यों को प्राय हरा शैवाल भी कहते हैं और एक कोशिक कॉलोनीमय और तंतुमय हो सकते हैं। इनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है, इसलिए इनको हरा शैवाल कहा जाता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं, यानी हरित लौक में रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालीकाकार, कप के आकार का, सर्पिल अथवा रिबन के आकार का हो सकता है। यानी जो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लौक जो होते हैं इनके ये अलग अलग आकार हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पोरिनोइड पाए जाते हैं। पोरिनोइड स्टार्च होते हैं, जो पोरिनोइड होते हैं वो स्टार्च के अणु होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंद के रूप में भोजन संचित करते हैं, यानी तेल की बूंदों के रूप में भोजन का संचय करते हैं, संग्रह करते हैं। हरे शैवालों में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। हरे शैवालों में ध्यान करिएगा कि कोशिका भित्ति जो होती है, जिसका भीतरी भाग तो सेलुलोज का और बाहरी भाग पेक्टोज का से बना होता है। कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु यानी स्पोर के बनने से होता है, और अलैंगिक जनन फ्लैजेला युक्त जूस्पोर्स यानी बीजाणु से होता है। जूस्पोरेंजिया यानी चल बीजाणु धानी में बनते हैं, यानी अलैंगिक जनन करने वाले जो जूस्पोर है, जो बीजाणु है, उनका निर्माण जूस्पोरेंजिया में होता है और ये चल बीजाणु धानी भी कहलाती है। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत अधिक विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्म की, असमयुग्म की अथवा विषमयुग्मी हो सकते हैं। यदि युग्म एक जैसे देखते हैं तो समयुग्म की, युग्म का आकार अलग अलग है तो असमयुग्म की या विषमयुग्म की हो सकता है। इसके सामान्य सदस्य भी हैं क्लेमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह और कारा, ये सारे और इस हरे शैवाल के उदाहरण हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको वॉल्वॉक्स जो समूह में कॉलोनी में संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है। इसमें देखिएगा ये संतति कॉलोनी है और ये जनक कॉलोनी है जो इनका निर्माण करते हैं, और ये समूह के रूप में जाते हैं, इसको कॉलोनी में शैवाल भी कहते हैं। ये तंतुनुमा शैवाल यूलोथ्रिक्स का उदाहरण है और तंतु के रूप में पाए जाते हैं। अब है फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्य रूप से समुद्री आवास में पाए जाते हैं। अधिकतर ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनके माप तथा आकार में बहुत अधिक भिन्नता होती है और ये सरल शाखित तंतुमयी, जिसमें उदाहरण है एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे कैल्प तक के सारे शैवाल इसी के अंतर्गत आते हैं। कैल्प की ऊंचाई, कैल्प को महाकाय शैवाल भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटिनॉइड तथा ज़ैंथोफिल नामक और वर्णक पाए जाते हैं, जिनकी उपस्थिति में ये भोजन का निर्माण करते हैं। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है, यानी अलग अलग रंग इनके हो सकते हैं। यानी वर्णकों की उपस्थिति के कारण ये शेड जैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो रंग हैं, शेड हैं, ये इन दोनों वर्णकों की उपस्थिति पर डिपेंड करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित रहता है, यानी भोजन जो निर्मित होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है और इसी कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये संचित रहता है। यह भोजन लेमिनरीन तथा मेरिटोल के रूप में हो सकता है। अब है कायिक कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जो उनकी कायिक कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, जिसमें बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिनी स्तर पाया जाता है। एल्जिन का बना हुआ जिलेटिनी स्तर होता है कोशिका भित्ति के बाहर की ओर। प्रोटोप्लास्ट जिसको जीवद्रव्य कहते हैं, इसमें लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी
यानी वैक्यूल्स या रिक्तिका होती है तथा केंद्रक पाए जाते हैं जो जीवदल में उपस्थित होते हैं। पौधा प्राय संलग्नक द्वारा अधः स्तर यानी सबस्टेम से जुड़ा रहता है, यानी जो शैवाल होता है ये किसी न किसी भाग से, आधारी भाग से जुड़कर और स्थिर रहता है, जिसे बोलते हैं संलग्नक। इसमें एक वृंत होता है तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। वृंत के द्वारा ये नीचे की ओर जुड़ा रहता है। इनमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, यानी जो इनके थैलाब होते हैं या थैलस रचना होती है, इनके खंडन होते हैं, खंड बनते हैं और खंडन के द्वारा नए थैलस का निर्माण होता है। प्रत्येक खंड से नया थैलस बनता है, नया शैवाल बनता है। अलैंगिक जननी जो जीव होते हैं यानी अलैंगिक जनन करने वाले, इनमें नाशपति के आकार वाले दो फ्लैजेला युक्त जूस्पोर यानी बीजाणु बनते हैं। नाशपति के आकार के फ्लैजेला युक्त यानी उनके ऊपर कशाबनुमा धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है जो इन जूस्पोरों को चलायमान बनाती है। इसके फ्लैजेला असमान होते हैं, वे पार्श्वीय रूप से जुड़े रहते हैं। असमान मतलब लंबाई इनकी समान नहीं होती और इसलिए इनको असमान कहते हैं। और पार्श्वी यानी शीर्ष स्तर पर स्थिति पर स्थिर नहीं होते, ये साइड में पाए जाते हैं तो पार्श्वी कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिएगा, ये लैमिनेरिया फ्यूकस और डिक्टियोटा के उदाहरण आपके समक्ष हैं। ये पहला लैमिनेरिया जो ऊपरी भाग को परपर्ण कहते हैं, ये छत्री का वृंत होता है और स्तप पांग होता है यानी सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ भाग जो इसके द्वारा ये स्थिर रहता है। और इसमें भी ये ऊपरी भाग को जहाँ गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, इन्हें हम वायु ब्लैडर कहते हैं और पत्तीनुमा संरचना को प्रपारण करते हैं। बीच में शिराएँ पाई जाती है, इसको मध्य शिरा कहते हैं। नीचे वाला भाग वही जो आधार से जुड़ता है, इसमें ये ऊपर सारी संरचनाएँ दिख रही है बिंदुनुमा भागों से होती हुई, इसको प्रपारण कहते हैं। और नीचे वाला भाग जो सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। तो ये तीन उदाहरण है, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। इनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकता है। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया, लैंगिक जनन में अगर युग्मक नर और मादा दोनों समान हैं तो समयुग्मकी, दोनों असमान हैं तो विषम युग्मकी या असमयुग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी में हो सकता है, जिसमें विषम युग्मकी स्पीस प्रजाति हो सकती है, यानी युग्मक जो मिलते हैं वो जल के अंदर अंडधानी में मिलेंगे। युग्मक पायरीफॉर्म में नाशपति के आकार की संरचना होती है, जिसके पार्श्व में दो फ्लैजिला होते हैं यानी धागेनुमा संरचनाएं, कशाब लगे होते हैं। इनके सामान्य सदस्य जो हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गासम और फ्यूकस, ये फियोफाइसी समूह के सदस्य हैं। अगला है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जिसे हम लाल शैवाल कहते हैं, इनका रंग लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रोडोफाइसी शैवालों में लाल रंग का कारण बताइए, तो इसका कारण है इसमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे आर फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। जो लाल शैवाल हैं ज़्यादातर समुद्र में मिलेंगे और गर्म क्षेत्र यानी ऐसा भाग जो समुद्र में और ज़्यादा गर्म होता है उस क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, यानी गर्म पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश मिलता है वहाँ भी पाए जाते हैं। समुद्र की गहराई में जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ पर भी इनकी उपस्थिति होती है। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांश रूप से बहुकोशिकीय होता है। इनमें से कुछ की संरचना बहुत बड़ी जटिल होती है। भोजन जो होता है वो फ्लोइडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, संचित रहता है। ध्यान करिएगा, लाल शैवाल में जो भोजन संचित होता है वो फ्लोइडियन स्टार्च के रूप में होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलोप्रोटीन ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन जो होता है विखंडन विधि द्वारा, अलैंगिक जनन अचल स्पोर बीजाणु द्वारा, यानी ऐसे बीजाणु जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकते। लैंगिक जनन है वो अचल युग्मकों के द्वारा
ऐसे युग्मक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। लैंगिक जनन विषम युग्म की होता है। इसके पश्चात निषेचन उत्तर विकास होता है, यानी जो लैंगिक जनन होता है उसमें युग्मक है वो आकार में समान नहीं होते, तो ऐसा जनन विषम युग्म की जनन कहलाता है। उसके बाद में निषेचन के पश्चात होने वाला विकास प्रारंभ होता है। इनके सामान्य सदस्य हैं पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। ये लाल शैवाल समूह के उदाहरण हैं। ये इनके डायग्राम है। पोरफायरा प्रपर्ण की स्थिति देखिएगा, और पॉलीसाइफोनिया ये एक पादप की तरह शाखा और संरचना दिखाई दे रही है, जिसमें ये शाखाएं हैं और ये मुख्य अक्ष दे रखा है। उसी प्रकार इसमें ये सारा शैवाल का भाग परपर्ण कहलाता है। अब है ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है, इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न जिससे आप नोटबुक में करेंगे। पहला, पादप जगत में कौन कौन से समूह में विभाजित, यानी पादप जगत को, मैं की जगह को कर देना, पादप जगत को कौन कौन से समूह में विभाजित किया गया है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, और शैवालों से शुरू हुआ है और आगे बढ़ता हुआ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस प्रकार इनके समूह बनाए गए हैं। दूसरा, शैवाल कायिक जनन कौन सी विधि द्वारा करते हैं, ये भी बताना है। फियोफाइसी समूह के शैवाल में कौन से वर्णक पाए जाते हैं, आंसर देना आपको। रोडोफाइसी में लाल रंग का वर्णक कौन सा होता है। ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।